नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में आज 33 नए केस के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2568। अब राज्य में कुल 863 एक्टिव केस। अंतरिक्ष, बैंकिंग, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा। 50,000 से कम ऋण पर ब्याज में मिलेगी 2% की छूट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में की ई-कलेक्ट्रेट प्रणाली की शुरुआत। कहा, समय की बचत के साथ कामकाज में आएगी पारदर्शिता। और उत्तराखंड सरकार पतंजलि आयुर्वेद को जारी करेगी नोटिस। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा का दिया था लाइसेंस। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज 33 नए केसों के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2568 हो गई है। अब राज्य में कुल 863 एक्टिव केस हैं, जबकि 1653 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित 35 लोगों की मृत्यु हुई है। आज 51 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। आज 1472 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव मिली, जबकि 1115 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों के दोगुनी होने की रफ्तार अब करीब 23 दिन हो गई है। आज मिले पॉजिटिव केस में से 10 देहरादून, 9 पौड़ी, 7 टिहरी, 6 उधम सिंह नगर और 1 केस हरिद्वार का है। देहरादून के सभी 10 संक्रमित लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसी तरह पौड़ी के 2 स्थानीय लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधम सिंह नगर में भी 1 स्थानीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। इनका रुद्रपुर के मेडिसिटी हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा था। केंद्र सरकार ने आज अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की गई। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस का गठन करेगी। नाम ही है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट। इसका रोल एक्सटेंड किया टू फैसिलिटेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब उस सारे को कैसे रेगुलेट करना और समन्वय बनाना, उसके लिए एक नई संस्था एक ही बनी है, और वो कोई अलग से साइंटिफिक संस्था नहीं है। इसका नाम ही है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये सबको जोड़ करके जो भी प्लान्स बनेंगे, कैसे चलाने आगे, और अब उसका मैकेनिज्म अभी उसकी रचना हो रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि शहरी सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के सीधे पर्यवेक्षण के तहत लाया जाएगा। और 58 है मल्टी स्टेट को। अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत करीब 9 करोड़ 37 लाख कर्जदारों के लिए ब्याज में 2% छूट की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत एकदम ही छोटा, जिसका 50,000 तक का लोन होता है, ऋण होता है, उसको शिशु लोन स्कीम कहते हैं। और इस ऐसे 9 करोड़ 37 लाख लोगों को लोन मिला है। इन लाभार्थियों को अब ब्याज में 2% की छूट मिलेगी।
रूस की 3 दिन की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री ने आज विजय दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में भाग लिया। उन्होंने बताया कि भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं के दस्ते का भी परेड में शामिल होना गौरव की बात है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी पर आधारित है। रूस ने आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध जारी रहेंगे और कुछ मामलों में इन्हें कम समय में आगे ले जाया जाएगा। यह हमारी खास दोस्ती का एक प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हिज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में भारत रूस रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई। इसे और आगे ले जाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक रूस से S-400 मिसाइल रोधी प्रणाली जल्द खरीदने के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ई कलेक्ट्रेट प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ई कलेक्ट्रेट प्रणाली से अनावश्यक सरकारी कार्यालयों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और कामकाज में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों में भी ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए प्रयास करने को कहा। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी देहरादून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से सिस्टम को तैयार किया गया है। कलेक्ट्रेट के सभी अनुभाग इस प्रणाली से जोड़े गए हैं। राजस्व विभाग के फील्ड कर्मी भी इसी प्रणाली से कार्य करेंगे। इससे संबंधित कर्मचारी पर तय समय के भीतर काम पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि ई ऑफिस प्रणाली के दूसरे चरण में तहसील और विकास खंड में कार्य किए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन ऑफिस को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। राज्य में अशिक्षित लोगों के स्वरोजगार शुरू करने को लेकर अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में निर्माण और सेवा क्षेत्र के तहत स्वरोजगार के लिए अशिक्षित भी आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह पहली योजना है जिसमें दुकान, रिटेल शॉप और जनरल स्टोर खोलने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। राज्य के कौशल विकास मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है। में विशेषकर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हर्बल, जंगलों से जुड़े हुए तमाम जो हस्तकला से संबंधित कारोबार है, उन सब का उपयोग हम इस समय मुख्यमंत्री जो रोजगार हमारी योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो हमारी योजना है, उससे हम जोड़कर हमने बनाई है। और उसमें ये जरूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो हमने सबको लेकर ऋण की व्यवस्था हमने की। उत्तराखंड सरकार पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर नोटिस जारी करने जा रही है। आयुर्वेद विभाग ने साफ किया है कि पतंजलि को आवेदन के मुताबिक ही लाइसेंस जारी किया गया है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि पतंजलि को सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और खांसी बुखार की दवा बनाने के लाइसेंस की मंजूरी दी गई थी। अब कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि वह किस आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाओं को कोविड-19 की दवा बता रही है। आपने हमारे यहाँ जो लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और वो प्रत्यक्ष क्षमता उसके लेकर किया था, और अगर उसी हमारे लाइसेंस पे अगर आप जो है ये दवाई का, ये जो बीमारी से लड़ने का या बीमारी से ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ से तो आपने लिया नहीं। सिर्फ अगर हमारे लाइसेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लाइसेंस पे कर रहे हैं, तो बिल्कुल फिर उस पर सारे तथ्यों के सामने आने के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्री ने कहा कि यदि हमारे लाइसेंस पर कोविड की दवाई का निर्माण और प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड परिवहन निगम कल से प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर देगा। पहले चरण में बसों का संचालन देहरादून, नैनीताल और टनकपुर मंडलों में किया जाएगा। देहरादून से मसूरी, बड़कोट, पुरोला, टिहरी, उत्तरकाशी, जोशीमठ, श्रीनगर, हरिद्वार, विकासनगर और रुड़की के रूट पर बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही ऋषिकेश से देहरादून, हरिद्वार, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी, जोशीमठ तक बसें चलेंगी। हरिद्वार से गंगोत्री, देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की रूट पर परिवहन निगम की बसें चलेंगी। उधर नैनीताल मंडल में रानीखेत से हल्द्वानी, रामनगर, बागेश्वर, टनकपुर और अल्मोड़ा की बसें चलेंगी। भवाली से नैनीताल, नौकुचियाताल, घोड़ाखाल की बसें चलेंगी। रामनगर से टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर रूट पर आवाजाही होगी। काशीपुर, हल्द्वानी, लोहाघाट, पिथौरागढ़ से भी बसों का संचालन कल से शुरू हो जाएगा। उधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और प्रवासियों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया जा रहा है। जिला विकास अधिकारी अजय सिंह का कहना है कि इस वित्त वर्ष में अब तक 3,23,000 मानव दिवस का सृजन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 25,000 प्रवासी वापस आए हैं, जिसमें 4,800 का मनरेगा जॉब कार्ड बनाया जा चुका है। जो हमारे जनपद जो काम चल रहा है, इसमें जो तालाब निर्माण है, नाली निर्माण है, गोल निर्माण है, नहरों की सफाई है और ये आपके जो वृक्षारोपण के काम, वृक्षारोपण की तैयारी भी चल रही है, वृक्षारोपण के काम चल रहे हैं इसमें जो है। सितारगंज के सागर स्वयं सहायता समूह की महिला लाभार्थी का कहना है कि मनरेगा में काम मिलने से परिवार की देखरेख में सहूलियत हुई है। जो मनरेगा की तरफ से हम काम कर रहे हैं वो ठीक ही टाइम से लगे हैं, ठीक टाइम से छूट रहे हैं और जो भी आए हमारी खाते पे आ रही है वो टाइम से आ रही है, उससे हम अपना खर्चा चला रहे हैं। सितारगंज के नगला गांव की दीपू राणा मनरेगा का मेहनताना बढ़ाए जाने की मांग करती हैं, जिससे वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके। की मजदूरी 201 रुपए है। हम कहना चाहती हूँ सरकार से, मोदी जी से, कि हमारी जो मजदूरी है वो बढ़ाई जाए और जिससे हम अपने परिवार का जीवन अच्छे से पालन कर सकें। कोरोना के मुश्किल समय में मनरेगा के जरिए लोगों को स्थानीय स्तर पर काम मिल रहा है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना कुछ आसान हुआ है। पौड़ी के डबरा गांव के किसान सुधीर सुंदरियाल ने पहाड़ों में मुनाफे वाली खेती का फॉर्मूला पेश किया है। जब गांव के नौजवान नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, सुधीर शहर की नौकरी छोड़ परिवार समेत अपने गांव लौट आए। बंजर खेतों में उन्होंने बागवानी की, बेहतर आमदनी हासिल करने के लिए कुछ नए प्रयोग किए, मसालों की खेती में हाथ आजमाया। आज सुधीर अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ये एक ऐसा मॉडल है कि एक खेत में खेत की एक तरफ जो है नींबू है, एक तरफ पान का पत्ता है, बीच में बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची के ऊपर कीवी है। तो इस तरह से ये ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनसे लोगों का विश्वास हो रहा है कि ये सुरक्षित प्रोटेक्टिंग फार्मिंग भी है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आय का साधन भी। सुधीर की पत्नी हेमलता भी अब खेती बाड़ी में निपुण हो गई हैं। शहर की जिंदगी छोड़ गांव के जीवन में रम गई हैं। मैंने खेती का काम नहीं करा था, कॉलेज की पढ़ाई करके मैंने अपनी जॉब करी, मैं टीचिंग करती थी। शादी के बाद जब हम यहाँ आए दिल्ली छोड़ के, तब जाके मैंने ये सारा काम सीखा। गाय का काम भी जो भी है, गाय का दूध निकालना, गोबर निकालना, घास काटना, खेत में गुड़ाई निराई, सब मैंने शादी के बाद यहाँ आकर सीखा अपने सब। सुधीर और हेमलता के साथ खेत में हाथ बटाने वाली गोदाम्बरी भी अब खेती से कमाई करने लग गई हैं। वो बताती हैं कि पिछले साल खूब सब्जियां बेची। सब्जी सुब्जी बिकाना था बरसा था, पिछले साल भी बिकाए मिर्ची भी और सब्जी भी। अब 100 साल तो बिकाओ नहीं बिकाओ, 100 साल परिवार पर जरा दगड़ी है, 100 साल तो बिकाना जरा नामुमकिन भी हो सकता, बिका भी सकते पर आप लाइक छे मला सब्जी। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से खेती को बहुत नुकसान होता है। टिहरी के भिलंगना विकासखंड की जाख नैलचामी गांव की किसान सुशीला देवी कहती हैं कि उनके बेटे कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हो गए हैं और घर लौट आए हैं। वे दोबारा खेतीबाड़ी करना चाहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों का डर सताता है। सुशीला कहती हैं कि अगर पहाड़ में कृषि को पुनर्जीवित करना है तो खेतों के चारों ओर घेरबाड़ योजना स्वीकृत करना होगा। खेती भी हमारी उन जानवरों को जैसी बहुत बंजर होगी, हम खेती करना तैयार था। अब हाथ बाढ़ करी इतना मट्टी खाना हुए करना पर कुछ नहीं रखना है। ये जैसे सरकार हम थनी घेरबाड़ दो, हमारी जमीनी की सुरक्षा दो, या तो जंगली जानवर खत्म करो। टिहरी के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी.के. तिवारी का कहना है कि निजी काश्तकारों की जगह सामूहिक खेती करने वाले क्षेत्रों में घेरबाड़ की जा सकती है, जिससे एक बड़े क्षेत्र को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाया जा सकेगा।
अभी क्लस्टर अप्रोच के आधार पर एक ही जगह बहुत सारे किसानों को लेकर काम करेंगे, क्योंकि अलग अलग फुटकर काम करने में किसानों को मार्केटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और जिसके कारण किसानों का उत्पाद बिक नहीं पाता है। तो इस धारणा से है घेर बाड़ भी हम अगर करेंगे किसानों का, तो हम एक व्यक्तिगत न करने के बजाय पूरे क्लस्टर, पूरा चक जो खेत होगा उधर जिस तरफ से जानवर आ रहे हैं उस तरफ का करेंगे। 50% की योजना है। जंगली जानवरों की मुश्किल के चलते पहाड़ के बहुत से किसानों ने खेती छोड़ दी और खेत बंजर हो गए। लॉकडाउन के बाद घर लौटे प्रवासियों के सामने यह भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में आज 33 नए केस के साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2568। अब राज्य में कुल 863 एक्टिव केस। अंतरिक्ष, बैंकिंग, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा। 50,000 से कम ऋण पर ब्याज में मिलेगी 2% की छूट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में की ई कलेक्ट्रेट प्रणाली की शुरुआत। कहा, समय की बचत के साथ कामकाज में आएगी पारदर्शिता। और उत्तराखंड सरकार पतंजलि आयुर्वेद को जारी करेगी नोटिस। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा का दिया था लाइसेंस। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।